हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कोटड़ा क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर आजकल शेयर मार्केट से संबंधित वीडियो सीरीज़ चल रही है और उसी वीडियो सीरीज़ में हम अब आगे बढ़ते हैं और म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया, पढ़ाया, समझाया और आगे इस वीडियो में भी आज अपन म्यूचुअल फंड्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एक वादा किया था कि मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपको जो है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो मैं आपको सीधा समझा दूं कि म्यूचुअल फंड्स जो है वो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। आप तो ये भी समझते हैं, सब जानते हैं, क्योंकि पिछला वीडियो आपने देखा पहले। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके पहले उस वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। तो म्यूचुअल फंड्स में जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाएँ तो आपका रिस्क जो है काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था फंड मैनेजर होता है जो आपके फंड को, आपके पैसे को मैनेज करता है और अलग अलग सेक्टर्स में उस पैसे को लगाता है। और मैं म्यूचुअल फंड्स के आपको अलग अलग प्रकार बता रहा हूँ। उन प्रकार में आपको जो प्रकार अच्छा लगे, जो आपको टाइप्स अच्छा लगे उस म्यूचुअल फंड्स का, उसी म्यूचुअल फंड्स में आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं और आराम से निश्चिंत हो सकते हैं। एसआईपी आपकी शुरू हो जाएगी पर मंथ या पर 6 मंथ वाली भी हो सकती है, लेकिन पर मंथ वाली सही रहेगी आपके लिए, क्योंकि आपकी जो है हर महीने सेविंग शुरू हो जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको अगर म्यूचुअल फंड्स में आना है तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज लेके ही आना है। लंबे समय का अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तभी आपको म्यूचुअल फंड्स में आना है, तो आपको अच्छा रिटर्न्स यहाँ पे मिलेगा। तो अब आप सभी समझ पा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स में अपने को क्या करना है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते वक्त आपको एक तो ये सावधानी रखनी है कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स, वो कंपनी सही हो। आपको उसका पूरा नॉलेज लेना है, पहले उस कंपनी का पहले बैकग्राउंड चेक करना है, उस कंपनी ने पहले कितना इन्वेस्ट किया है, अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। और अगर आपको विश्वास नहीं हो, भरोसा नहीं हो, मान लीजिए, है ना, अगर आपको लगता हो कि भाई हमें कैसे विश्वास होगा सर, ये तो एप्लीकेशन है, हम एप्लीकेशन ओपन करेंगे, साइन अप करेंगे, हम इन्वेस्ट करे जा रहे हैं, क्या पता है एप्लीकेशन कहीं बग जाए, इनका तो ओपीसी नहीं, हम तो इनको जानते ही नहीं है, तो भरोसा कैसे करें। तो मैं आपको एक सलाह देता हूँ, आप ऐसा कीजिएगा कि जितने भी बैंक हैं, मोस्टली जो बड़े बड़े बैंक हैं, वो सारा काम म्यूचुअल फंड्स का करते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी एसबीआई है, गवर्नमेंट बैंक है, आप सभी जानते हैं, एचडीएफसी प्राइवेट है, आईसीआईसीआई प्राइवेट बैंक है। तो ये जो मैं नाम ले रहा हूँ, कोटक महिंद्रा बैंक है, ये सारे बैंक क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सर्विस भी देते हैं। तो आप इनकी बैंक ब्रांच में जा सकते हैं, आराम से इनकी एप्लीकेशन यूज करके भी सारा काम कर सकते हैं, ताकि आपका भरोसा बढ़े कि वे बैंक सारा काम कर रहे हैं, क्योंकि बैंक भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारा काम लगभग कर रहे हैं। तो आप इन बैंक की जो है ब्रांच में जाके भी सारा काम कर सकते हैं। इनके जो एम्प्लॉय हैं उनसे मिलकर आप आराम से ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आपको भरोसा भी रहेगा कि बैंक कहीं नहीं जाएगा और आपको एक विश्वास भी रहेगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड जो है वो इंडिया में, भारत में 1963 यानी 1963 से काम कर रहा है। म्यूचुअल फंड्स कंपनियां, जिनको अपन एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी भी बोलते हैं, आप ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल फंड्स को ही एएमसी कहा जाता है, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी कहा जाता है, जो 1963 से इंडिया में काम कर रही है। और 1000 से ज़्यादा कंपनियाँ हैं इंडिया में, 1000 से ज़्यादा कंपनियाँ भारत में रजिस्टर्ड कंपनियाँ हैं जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कार्य करती है। तो आप सभी समझ गए कि म्यूचुअल फंड्स क्या है और कौन कौन सी कंपनियाँ हैं। और हम आपके मन में कोई डाउट आ रहा होगा तो वो सारे डाउट लगभग क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई और भी अगर डाउट हो जो मुझे दिमाग में नहीं आ रहा और आपके आ रहा हो, तो आप कमेंट्स कीजिए, अगले वीडियो में मैं आपके उस डाउट को भी बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन, और अब अपन ये पढ़ते हैं इसमें कि पिछले वीडियो में जहाँ अपन ने ख़त्म किया था उस वीडियो को वहीं से अब स्टार्ट करते हैं। कैसे, आप सभी जानते हैं कि पिछले वीडियो में अपन ने जो है इक्विटी फंड्स के बारे में अपन पढ़ रहे थे, और इक्विटी फंड्स में अपन ने 3 प्रकार के फंड पढ़े थे। ध्यान होगा आपको, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। 3 फंड के बाद अब अपन 2-3 प्रकार और हैं उसके, तो वो आगे के प्रकार अपन अब लेते हैं। तो ध्यान दीजिए कि कल अपन नंबर 1 पढ़ रहे थे और नंबर 1 में पढ़ रहे थे अपन इक्विटी फंड। और इक्विटी फंड में अपन ने 3 प्रकार पढ़ लिए थे, और 3 प्रकार कौन कौन से मैं थोड़ा सा आपको वापस रिवाइज करा देता हूँ। लार्ज कैप फंड, दूसरा अपन ने पढ़ा था मिड कैप फंड, और तीसरा अपन ने पढ़ा था स्मॉल कैप फंड। तो इन फंड्स को जब अपन पढ़ रहे थे तभी आपके दिमाग में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई थी कि कौन से फंड में अपने को इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने आपको बताया भी था कि इसमें रिस्क कम है, इसमें रिस्क ज़्यादा है, इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना चाहिए, इसमें रिटर्न ज़्यादा है। तो काफ़ी कुछ तो आपको यही समझ में आ गया हो। और जैसा मैं बार बार आपसे कह भी रहा हूँ कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो पीछे वाला, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले जाके उस वीडियो को आराम से देख लीजिए। तो अब अपन 3 ये इसके भाग पढ़ने के बाद अपन चौथा भाग लेते हैं, यानी पार्ट 4 लेते हैं। और पार्ट 4 में आता है आपके सेक्टर फंड।
ध्यान दीजिए, सेक्टर फंड। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है सेक्टर फंड, यानी ये जो फंड होगा, यानी ये जो फंड वाली कंपनियां होगी, इस प्रकार का जो फंड चलाने वाली जो म्यूचुअल फंड्स कंपनियां होगी, वो आपके पैसे को, वो आपके अमाउंट को किसी एक विशेष सेक्टर में इन्वेस्ट करेगी, किसी एक विशेष सेक्टर में इन्वेस्ट करेगी। अब ये सेक्टर क्या होता है? सेक्टर भी जो है इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर होता है। जैसे रियल इस्टेट सेक्टर, आपकी जैसे ज़मीनें खरीदते बेचते तो पूरा एक सेक्टर है, वो उसे रियल इस्टेट सेक्टर कहा जाता है। जैसे फार्मा सेक्टर, आपकी दवाइयाँ कंपनियाँ, दवाइयाँ बनती है, दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियाँ सब फार्मा सेक्टर में आते हैं। तो ये उसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही इन्वेस्ट करेगा। जैसे मान लीजिए एसबीआई फार्मा फंड है, तो एसबीआई फार्मा फंड क्या करेगा? एसबीआई जो है फार्मा फंड केवल फार्मा वाली यानी दवाई बनाने वाली कंपनियों में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो ये अब आप समझ पा रहे हैं कि सेक्टर फंड क्या है, यानी किसी एक विशेष सेक्टर में ये इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आप समझिए कि किसी एक सेक्टर में अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो आपका रिस्क थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसी विशेष सेक्टर के परफॉर्मेंस के ऊपर ही आपके रिटर्न की वैल्यू निर्भर करेगी। मतलब कि आपको रिटर्न कितना मिलेगा। अगर वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, अगर वो सेक्टर बहुत ऊपर जाएगा, तो आपका रिटर्न भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि उस सेक्टर के ऊपर जाने से उस सेक्टर की कंपनियां मजबूत होगी, और कंपनियां मजबूत होने से उसके शेयर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और उस सेक्टर से आपको इनकम ज़्यादा होगी। लेकिन अगर वो सेक्टर मान लीजिए बुरी तरह से पिट जाए, बुरी तरह से ख़त्म हो जाए, या बुरी तरह से वो चले नहीं, अभी इकोनॉमी में वो सेक्टर बिल्कुल नहीं चल पा रहा है, तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो काफ़ी कम हो सकता है। इसलिए यहाँ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इस फंड में तो आपका रिस्क ज़्यादा है। लेकिन अगर आपने सेक्टर सही चुना, या आपने सही सेक्टर वाले फंड में इन्वेस्ट किया, और आपकी किस्मत है कि वो सेक्टर अच्छा कर रहा है, या आपने थोड़ा दिमाग भी लगाया, तो आप सेक्टर फंड से भी काफ़ी अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि सेक्टर फंड केवल विशेष सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, अब अपन आगे लेते हैं 5वें नंबर पर। 5वें नंबर पर अपन लेते हैं डाइवर्सिफाई इक्विटी फंड। ध्यान दीजिए, क्या नाम है? डाइवर्सिफाई इक्विटी फंड। डाइवर्सिफाई से ही पता चल रहा है, डाइवर्सिफाई का मतलब होता है कि आपने एक जगह इन्वेस्ट नहीं किया, अलग अलग जगह थोड़ा थोड़ा आपने इन्वेस्ट किया है। तो ये डाइवर्सिफाई इक्विटी फंड होते हैं। मतलब एक सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, सेक्टर फंड तो केवल एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, और डाइवर्सिफाई क्या करेंगे? अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर देंगे, अलग अलग सेक्टर में उसको बांट देंगे। जैसे मान लीजिए आप 1000 रुपये पर मंथ SIP दे रहे, तो 1000 ही रुपये आपको एक ही सेक्टर में वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। उस 1000 रुपये में से 200 रुपये फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट कर देंगे, 500 रुपये आपके रियल इस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट कर देंगे, इस प्रकार अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट कर देंगे। तो आप सोचिए कि मान लीजिए कोई सेक्टर मान लीजिए कम परफॉर्मेंस कर पाया, किसी सेक्टर में ज़्यादा मजबूती नहीं आई, तो उस सेक्टर में आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन कभी दूसरे सेक्टर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो उस सेक्टर के परफॉर्मेंस के कारण आपकी जो एसेट्स की वैल्यू है, आपके जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, रिटर्न है, वो बढ़ जाएगा। तो इसमें आपके रिस्क क्या होता है? थोड़ा कम होता है, क्योंकि आपने एक सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं किया, आपने अनेक सेक्टर में इन्वेस्ट किया है। तो ऐसे तो आपकी किस्मत खराब होगी नहीं कि सारे सेक्टर जो है इकोनॉमी में एक साथ खत्म हो जाएंगे। जैसे अभी आप देखिए कोरोना वायरस महामारी चली, तो क्या कोरोना वायरस महामारी में पूरी इकोनॉमी खत्म हो गई? नहीं हुई। कुछ सेक्टर ऐसे थे जो कोरोना वायरस महामारी में भी बहुत आगे बढ़े। जैसे आपके फार्मा सेक्टर है, क्या दवाइयाँ खत्म हो गई, लोगों ने दवाइयाँ खाना बंद कर दिया? नहीं, दवाइयों की मांग तो और ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से दवाइयों की मांग और ज़्यादा बढ़ी, और दवाई बनाने वाली कंपनियों के शेयर में काफ़ी उछाल देखने को मिला। तो आप समझ रहे हैं कि इकोनॉमी भले नीचे चली जाए, लेकिन अगर आपने सेक्टर सही चुने हैं तो आप अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। तो ये होते हैं डाइवर्सिफाई इक्विटी फंड, जो आपके पैसे को एक जगह इन्वेस्ट नहीं करते और अलग अलग जगह पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को आसानी से। मैं आपको ये कह नहीं रहा हूँ कि आप कौन से फंड में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन आप इनके प्रकार देख के समझ पा रहे हैं। आप अपनी सिचुएशन देख लीजिए, और सिचुएशन देख के उसी फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं, और अब अपन लेते हैं नंबर 6 पे डिविडेंड। ध्यान दीजिए, डिविडेंड यील्ड स्कीम। देखिए, डिविडेंड यील्ड स्कीम का नाम होता है, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि डिविडेंड क्या होता है। मैंने आपको पहले बताया था, नहीं थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। डिविडेंड का मतलब हिंदी में कहते हैं लाभांश। यानी जब कंपनी चलती है, कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती है, तो कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, ध्यान दीजिए, कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसे कहते हैं लाभांश, यानी डिविडेंड, डिविडेंड कहा जाता है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, कंपनी एक्ट में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि कंपनियों को जो है डिविडेंड देना कंपलसरी है, अनिवार्य है। कंपनी चाहे तो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे सकती है, और चाहे तो नहीं भी दे सकती है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। तो इसे कहते हैं डिविडेंड, है ना, ध्यान दीजिए। उसके बाद अब अपन यहाँ आ जाते हैं। डिविडेंड यील्ड स्कीम का मतलब होता है
कि ऐसी स्कीम में पैसा आपका इन्वेस्ट करेंगे जो कंपनियां डिविडेंड देती हो। तो बहुत बड़ी कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे और डिविडेंड से अच्छा खासा रिटर्न आपको देने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप सभी जानते हैं, जैसा मैंने अभी बताया कि डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है, तो थोड़ा रिस्क तो रहेगा, लेकिन फिर भी अच्छा रिटर्न आपको यहाँ मिल सकता है, क्योंकि ये जो फंड है आपका पैसा उन कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे जो कंपनियाँ लगभग अपने शेयर होल्डर को हमेशा डिविडेंड देती है। तो इसे कहते हैं डिविडेंड यील्ड स्कीम। तो उस डिविडेंड से भी आप अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। तो ठीक स्टूडेंट्स, अब अपन इक्विटी फंड्स का जो लास्ट पॉइंट नंबर 7 अब लेते हैं, यानी 6 भाग अपन ने टोटल पढ़ लिए इसके। अब पॉइंट नंबर 7 अपन लेते हैं, लास्ट 7 है ELSS। ध्यान दीजिए, इसका नाम है ELSS, मतलब इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ध्यान दीजिए क्या नाम है इसका पूरा, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। यानी ये जो है आपके पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो टैक्स सेवर स्कीम कहलाती है, क्योंकि आपका पैसा जो इन्वेस्ट करेंगे तो आपको टैक्स सेवर स्कीम में इन्वेस्ट किया जाएगा और आप यहाँ पे जो है 1,50,000 रुपये तक इनकम टैक्स छूट ले सकते हैं। अब आप थोड़ा समझ नहीं पा रहे होंगे मैं आपको ये क्या कह रहा हूँ। आप ध्यान दीजिए, अगर आपने इनकम टैक्स पढ़ी हो या इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल करते हो तो आप जानते हैं कि इनकम टैक्स में एक धारा है, एक अंडर सेक्शन है जिसे कहा जाता है अंडर सेक्शन 80C। ध्यान दीजिए, दिमाग में लाइए, आपको याद आएगा। अंडर सेक्शन 80C में जो है 1,50,000 रुपये तक की अपने को छूट मिल सकती है अगर अपन पैसे को कहीं इन्वेस्ट करें तो। जैसे मान लीजिए अपन पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करें, या आप PF अकाउंट में इन्वेस्ट करें, सुकन्या समृद्धि खाते में इन्वेस्ट करें, या उसमें एक ऑप्शन था ELSS। अगर आप ELSS में भी पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं अपना, तो आपको 1,50,000 रुपये तक जो है धारा अंडर सेक्शन 80C में छूट इनकम टैक्स में मिल सकती है। तो ये मेनली टैक्स सेवर स्कीम है। आप दोनों फ़ायदे उठाना चाहते हैं कि आप अपने रिटर्न भी अच्छा लेना चाहते हैं, कहाँ से, म्यूचुअल फंड से। आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रिटर्न भी ठीक ठीक कमाना चाहते हैं, और आप उस पर इनकम टैक्स छूट भी चाहते हैं कि आपकी इनकम कम हो जाए, वहाँ पे इनकम में आपको डिडक्शन मिल जाए, तो फिर आपको ELSS में इन्वेस्ट करना चाहिए। पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगी, रिटर्न तो आपको इस फंड की परफॉर्मेंस के ऊपर निर्भर करेगा, उस परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको रिटर्न भी ठीक ठीक मिल जाएगा। लेकिन यह ध्यान दीजिए आप कि इस फंड में जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो 3 साल का मिनिमम लॉक इन पीरियड होता है, यानी 3 साल से पहले आप अपने पैसे को यहाँ विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, पैसा यहाँ पे 3 साल से पहले नहीं निकाल सकते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जिनमें लॉक इन पीरियड होता है, और बाकी लगभग म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, कभी भी आप पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें लॉक इन पीरियड है, 3 साल से पहले पैसा आप नहीं निकाल पाएंगे। तो ये आपके लिए एक तरह से फ़ायदा भी है, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा था कि म्यूचुअल फंड्स में अगर आपको आना है तो आपको लॉन्ग टर्म लेके चलना। आप 1-2 साल का प्लान लेके म्यूचुअल फंड्स में ना आए, 5 साल 7 साल 10 साल का प्लान अगर आप लेके चलें म्यूचुअल फंड्स में, तो आप अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। तो ये आपके लिए ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, आपको इनकम टैक्स अगर आपका लगता है तो इनकम टैक्स में भी आपको 1,50,000 रुपये तक की इनकम में डिडक्शन मिल जाएगी, और आपके इन्वेस्टमेंट भी म्यूचुअल फंड्स में हो जाएगा, और आपको अच्छा रिटर्न भी यहाँ पे मिल सकता है। तो अब आप इसके 7 भाग अपन ने पढ़ लिए टोटल इक्विटी फंड के टोटल 7 भाग है। उसके बाद अब अपन लेते हैं, इसके बाद इसके आगे अपन लेते हैं डिबेंचर फंड यानी डेट फंड और हाइब्रिड फंड को अपन अब पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इक्विटी फंड के 7 भाग पढ़ने के बाद, स्टडी करने के बाद, अब अपन लेते हैं नंबर 2 पे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, डेट फंड। ध्यान दीजिए, इसका नाम क्या है, डेट फंड। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, आप जानते हैं कॉमर्स में अगर आप पढ़ते हैं तो आप सभी चीज़ों को पता है, और अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो भी मैं आपको बता दूंगा अभी कि डेट फंड क्या है। डेट फंड वह फंड होते हैं, वह फंड मैनेजर कंपनियां हैं, म्यूचुअल फंड्स कंपनियां हैं जो आपके पैसे को डिबेंचर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है। ध्यान दीजिए, ये आपके पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, डिबेंचर्स में। ध्यान दीजिए, मैं समझा दूंगा आपको कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स में और बॉन्ड्स में, यानी आपके पैसे को डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में ये इन्वेस्ट करेंगे। डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स को हिंदी में कहा जाता है ऋण पत्र। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ऋण पत्र, यानी जैसे मान लीजिए किसी कंपनी को जो है अब लोन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या करेंगे, बैंक से लोन लेके आ जाएंगे। लेकिन बैंक से लोन लेने जाएंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई न कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ेगी, मॉर्गेज रखनी पड़ेगी, तभी उनको जो है लोन मिलेगा। तो वो गवर्नमेंट, वो आपकी कंपनी क्या कर सकती है कि मार्केट में डिबेंचर इशू कर सकती है। जैसे शेयर इशू करते हैं तो शेयर में लोग पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो कंपनी के पास लाखों करोड़ रुपये आ जाते हैं, लेकिन वो शेयर खरीदने वाले कंपनी के क्या बन जाते हैं, शेयर होल्डर, मालिक बन जाते हैं, आप सभी जानते हैं। तो इसी प्रकार कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है। डिबेंचर इशू करके भी कंपनी पैसा प्राप्त कर सकती है, लेकिन जब डिबेंचर इशू करेगी कंपनी, तो जो डिबेंचर खरीदेंगे, अपन सब इन्वेस्टर जो डिबेंचर परचेज करेंगे, वो डिबेंचर होल्डर कहलाएंगे,
डिबेंचर होल्डर कहलाएंगे, ध्यान दीजिए। और कंपनी के वो ओनर नहीं होते हैं, वो कंपनी के ऋणदाता होते हैं, कंपनी को लोन देने वाले होते हैं। आप समझिए कि शेयर होल्डर तो कंपनी के मालिक होते हैं और जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो क्या होते हैं, कंपनी के ऋणदाता होते हैं। तो डिबेंचर कंपनी का एक ऋण पत्र है। कंपनी जब लोन लेती है जनता से तो एक प्रपत्र, एक डॉक्यूमेंट साइन करके देती है, शेयर सर्टिफिकेट के जैसा ही होता है वो उसमें डिबेंचर जारी करके देती है। शेयर सर्टिफिकेट जैसा होता है, साइन करके पूरा प्रॉपर तरीके से देती है, उसको डिबेंचर कहा जाता है। इसमें क्या होता है डिबेंचर्स में कि इसमें आपको ब्याज मिलता है, हर 6 महीने में कंपनी आपको ब्याज देती है। डिबेंचर होल्डर्स को इसमें लाभ वाभ नहीं मिलता क्योंकि मालिक नहीं है, कंपनी को आपने लोन दिया है तो आपको उस लोन पर क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। आपको हर 6 महीने में, साल में 2 बार आपको यहाँ पर ब्याज दिया जाएगा। और ब्याज की जो दर होती है, रेट होती है इंटरेस्ट की, वो रेट भी बिल्कुल फिक्स होती है कि 6% दिया जाएगा, 10%, 20%, 15% आपके डिबेंचर पे आपको ब्याज दिया जाएगा। तो अब आप समझ रहे हैं कि डिबेंचर सिक्योर होते हैं, है ना। डिबेंचर सिक्योर है, इसमें कोई झंझट नहीं है, आपको फिक्स ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, नहीं उतना रिटर्न तो आपको फिक्स मिलेगा। तो वो होते हैं डिबेंचर। और जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, मान लो गवर्नमेंट का राजकोषीय घाटा बहुत बढ़ता जा रहा है, गवर्नमेंट को बहुत नुकसान होता जा रहा है, गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट भी जनता से उधार लेती है। तो गवर्नमेंट जब जनता से उधार लेती है तो जनता को भी एक प्रपत्र जारी करती है, एक डॉक्यूमेंट जारी करती है जिसे कहते हैं बॉन्ड। तो गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी भारत सरकार, वो विभिन्न प्रकार के बॉन्ड्स जारी करती है और बॉन्ड्स के माध्यम से जनता से पैसे उधार लेती है और उस बॉन्ड्स पर जनता को ब्याज देती है। जो बॉन्ड 5 साल, 7 साल, 10 साल के लंबी अवधि के भी हो सकते हैं, यानी 5 साल, 10 साल बाद आपका पैसा जो है मिलेगा ब्याज सहित। इस बॉन्ड में ऐसा होता है। बॉन्ड जो है गवर्नमेंट कंपनियां भी जारी कर सकती है और अधिकतर पैसे बॉन्ड गवर्नमेंट जारी करती है, और प्राइवेट कंपनियां भी बॉन्ड जारी कर सकती है, लेकिन बॉन्ड जो है अधिकतर कौन जारी करता है, गवर्नमेंट। अगर आपको बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है गवर्नमेंट के, तो ये पहली बात तो सिक्योर है। और आप पोस्ट ऑफिस में जाके, किसी भी पोस्ट ऑफिस की ब्रांच में जाके किसी भी प्रकार के बॉन्ड में, गवर्नमेंट के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बॉन्ड भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। अगर आप कहेंगे और आपकी इच्छा होगी तो मैं एक पूरा वीडियो बॉन्ड पर भी पूरा बनाऊँगा और बॉन्ड के विभिन्न प्रकार के बारे में भी आपको डिटेल से समझाऊँगा। तो अभी आप इतना समझिए कि गवर्नमेंट जब जारी करती है, गवर्नमेंट जब जनता से लोन लेती है तो उसे कहते हैं बॉन्ड। तो अब अपन आते हैं वापस अपने डिबेंचर फंड पे। इसका फुल फॉर्म है डिबेंचर फंड एंड डेट फंड। यानी ये आपका पैसा डिबेंचर और बॉन्ड में लगाएंगे, यानी ये कंपनी आपका पैसा कहाँ लगाएगी, डिबेंचर और बॉन्ड में लगाएगी। तो आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाएगा क्योंकि आपको यहाँ पे रिटर्न जो है फिक्स मिलेगा कि 8%, 10%, 15% जो भी इनका फिक्स रिटर्न होता है वो मिलता है। थोड़ा बहुत कभी ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि मान लीजिए इन्होंने ऐसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया जो कंपनी दिवालिया हो गई, उन डिबेंचर में इन्वेस्ट करिए तो कंपनी दिवालिया हो गई, तो थोड़ा आपका पैसा डूबने का, ऊपर नीचे का चांसेस रहता है, बहुत कम 10%, 15% रिस्क रहता है, लेकिन 80-90% आपको पैसे पे अच्छा रिटर्न मिल जाता है, ठीक ठीक रिटर्न मिल जाता है और आपका पैसा भी सिक्योर होता है। तो डिबेंचर फंड उनके लिए है जो अपने पैसे पर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और ठीक ठीक रिटर्न कमाना चाहते हैं। तो उन इन्वेस्टर्स के लिए जो है डिबेंचर फंड होते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ पा रहे हैं कि डिबेंचर फंड क्या है। उसके बाद अब अपन लेते हैं तीसरा लास्ट भाग, हाइब्रिड फंड। ध्यान दीजिए क्या नाम है, हाइब्रिड फंड। जैसा कि नाम से पता चल रहा है हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि ये जो फंड होगा, ये जो म्यूचुअल फंड मैनेजर कंपनियां होगी वो आपके पैसे को थोड़ा डिबेंचर फंड में इन्वेस्ट करेगी और थोड़ा, इससे पहले आपने पढ़ा इक्विटी फंड, उसमें इन्वेस्ट करेगी। यानी थोड़ा थोड़ा वो अलग अलग परसेंटेज अलग अलग कंपनियों का हो सकता है, 50-50 भी हो सकता है, 50-60 भी हो सकता है। यानी जैसे मान लीजिए आपने 1000 रुपये पर मंथ आप इन कंपनियों को दे रहे हैं और आप हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 1000 रुपये में से हो सकता है वो कंपनी आपके 500 रुपये डिबेंचर फंड में इन्वेस्ट कर दे और 500 रुपये आपके इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर दे, या ऐसा भी हो सकता है 600 रुपये इसमें कर दे, 400 रुपये उसमें कर दे। तो इसे कहते हैं हाइब्रिड फंड, यानी किसी एक फंड में पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा आपका, थोड़ा उधर होगा थोड़ा इधर होगा, तो आपको उस फंड का भी लाभ मिल जाएगा और इस फंड का भी लाभ मिल जाएगा। तो अब अगर आप चाहें कि थोड़ा थोड़ा दोनों जगह आप इन्वेस्ट करना चाहें, इक्विटी फंड में भी और डिबेंचर फंड में भी, तो आप हाइब्रिड फंड को चुन सकते हैं। इसमें अपेक्षाकृत रिटर्न ठीक ठीक होता है लेकिन रिस्क भी ठीक ठीक है, ज़्यादा रिस्क भी नहीं है, ज़्यादा रिटर्न भी नहीं है, कम रिस्क भी नहीं है और कम रिटर्न भी नहीं है। तो उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है जो अपने इन्वेस्टमेंट पे मीडियम रिस्क चाहते हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं चाहते हैं, उनके लिए हाइब्रिड फंड बिल्कुल सही रहेगा। तो अब आप समझ पा रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, सभी आप ये समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि भाई म्यूचुअल फंड्स कितने प्रकार के होते हैं। लगभग सभी प्रकार की म्यूचुअल फंड, जो मेन म्यूचुअल फंड जो मार्केट में चलते हैं वो मैंने आज आपको पढ़ाए। आप देखिए, इनको आप स्टडी कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए और अपने जितने भी ग्रुप्स वगैरह उनमें शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो चलिए फिर अब हम मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।